वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास हमने की थी हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड। 3 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें हमने हड़प्पा के काल में किया है और हरियाणा के गणराज्य किए हैं और हरियाणा पर मौर्य वंश के क्या क्या अवशेष थे, क्या क्या नहीं थे, और उसके बाद शुंग वंश वगैरह जो छोटे छोटे राजवंश हुए हैं। तो उनके बाद जो है गुप्त वंश के बाद एक बड़ा राजवंश जो है हरियाणा में सामने आया, जिस वंश का नाम है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। अगर हम वर्धन वंश के राजाओं की क्रम से बात करें तो सबसे राजा है सबसे पहला है पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद उसका पुत्र है नरवर्धन। नरवर्धन के बाद है राज्यवर्धन प्रथम। उसके बाद आदित्यवर्धन। उसके बाद प्रभाकर वर्धन। उसके बाद राज्यवर्धन द्वितीय। और राज्यवर्धन द्वितीय के बाद उसका भाई हर्षवर्धन। ठीक है, उसका भाई हर्षवर्धन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इस टॉपिक से 100% आपका क्वेश्चन आता ही आता है हरियाणा की हिस्ट्री में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक रहेगा, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा राजवंश रहा है ये प्राचीन इतिहास में। तो इस वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं आपके पुष्यभूति। वो क्या है? पुष्यभूति। कई जगह आपको पुण्यभूति भी मिल सकता है। ठीक है, तो पजल ना हो, पुष्यभूति या पुण्यभूति दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। और इस वंश के हम सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो इनका नाम है हर्षवर्धन। इनका नाम है हर्षवर्धन। और इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी है थानेसर, जो कि आजकल हमारे कुरुक्षेत्र में स्थापित है। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रभाकर वर्धन का शासनकाल 580 से 605 ईसा पूर्व है। प्रभाकर वर्धन जो है इनका शासनकाल 580 से 605 ईसा पूर्व है। मैंने पहले के राजा क्यों नहीं बताए हैं? क्योंकि वो इतने फेमस नहीं हुए जितना आके प्रभाकर वर्धन फेमस हुआ है। प्रभाकर वर्धन ने कुछ उपाधियां धारण की, जिनका नाम है परम भट्टारक, महाराजाधिराज और प्रतापशील। ठीक है, ये उपाधियां धारण की प्रभाकर वर्धन ने। अब हम बात करते हैं प्रभाकर वर्धन की जो संतान है उनके बारे में। तो प्रभाकर वर्धन की संतान है राज्यवर्धन, जो इसका सबसे बड़ा पुत्र है, और हर्षवर्धन जो इसका सबसे छोटा पुत्र है, और राज्यश्री जो इसकी पुत्री है, और ग्रहवर्मन जो कन्नौज का राजा हुआ करता था। मोखरी वंश इसका होता था। ठीक है, मोखरी वंश कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन हुआ करते थे। और ये था हर्षवर्धन का राज्यवर्धन का दामाद। प्रभाकर वर्धन का दामाद। ठीक है, ये प्रभाकर वर्धन के दामाद थे और राजश्री के पति। ठीक है, आगे देखते हैं आगे। तो इनमें से जो प्रभाकर वर्धन है, जब उनकी मृत्यु होती है, प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु होती है 605 ईसा पूर्व में, होता क्या है थोड़ा सा सुन लेंगे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राजा का बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता है। अब प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठता है तो उसकी मृत्यु के जस्ट बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके एवज में जो ग्रहवर्मन है, ठीक है, ग्रहवर्मन को बंगाल का जो शासक है शशांक, ठीक है, जिसने महात्मा बुद्ध की बोधि वृक्ष को भी उखड़वा दिया था। ठीक है, जो बंगाल का शासक है शशांक, उसने क्या किया, हालांकि वो हिंदुत्व को मानता है शशांक, उसने क्या किया, जो ग्रहवर्मन था, ग्रहवर्मन को बंदी बना लिया। ठीक है, ग्रहवर्मन को बंदी बना लिया देवगुप्त के साथ मिलकर के। ठीक है, तो और बंदी बना करके ग्रहवर्मन की जो है हत्या कर दी, और इसकी सूचना जो है हर्षवर्धन के परिवार को पहुंची। ठीक है, राज्यवर्धन को पहुंची मतलब। तो राज्यवर्धन जो है अपनी बहन की रक्षा के लिए इधर पहुंचते हैं। इधर हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दोनों भाई आपस में सलाह करते हैं, जो इनके मंत्री होते हैं वो भी सलाह करते हैं। अगर राजा का पद खाली हुआ तो कोई दूसरा राजा यहाँ पर अटैक कर देगा अगर राज्यवर्धन वहाँ जाते हैं। तो इस एवज में राज्यवर्धन थोड़े समय के लिए शासक बनते हैं और उसका जो शासनभार
प्रभार जो है वो संभालते हैं हर्षवर्धन, और राज्यवर्धन चले जाते हैं अपनी बहन ग्रहवर्मन की, अपने बहनोइये ग्रहवर्मन की सहायता करने। ठीक है, ग्रहवर्मन की सहायता करने, लेकिन थोड़े समय बाद राज्यवर्धन जो है वो भी वापस नहीं आता है, क्योंकि शशांक एक चतुर शासक था। उसने क्या किया, मालवा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा के राजा हुआ करते थे देवगुप्त, उसके साथ मिल करके शशांक ने देवगुप्त को उकसाया राज्यवर्धन के खिलाफ, और राज्यवर्धन की भी हत्या करवा दी। ठीक है, राज्यवर्धन की भी हत्या करवा दी, और इसकी सूचना जो है हर्षवर्धन को पहुंचा दी कि मालवा के शासक देवगुप्त ने आपके भाई की हत्या कर दी है। ठीक है, अब इससे राज्यवर्धन जो है वो तो मृत्यु हो चुकी है उसकी, तो मर चुका है। ठीक है, तो इनके खिलाफ भड़केगा कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या किया, मालवा के शासक देवगुप्त को मार दिया, और थोड़े समय बाद उसने शशांक को अपनी बहन छुटाने के लिए, जिसने उसको कैद कर लिया था राजश्री को, तो शशांक को भी पराजित कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से राज्यवर्धन थोड़े समय के लिए ही शासक बनता है। तो पर हर्षवर्धन से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक है वो 606 ईस्वी में हुआ है, और उसकी मृत्यु 647 ईस्वी में। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ जाती हैं। हर्षवर्धन का जन्म हुआ है 590 ईसा पूर्व, और हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ है 606 ईसा पूर्व। राजधानी परिवर्तन की इसने थानेसर से कन्नौज राजधानी परिवर्तन की है 642 ईसा पूर्व में। कब, 642 ईसा पूर्व में। और इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था ह्यूनसांग, जो 629 ईस्वी में आया था, और ह्यूनसांग 629 ईस्वी में आया, लेकिन 629 ईस्वी में वो कन्नौज था। 634 ईस्वी में जब वो भारत पहुंचा तो वो हरियाणा में आ चुका था। 634 ईस्वी में हरियाणा में 634 से 644 ईस्वी तक रहा, यानी कि 10 वर्ष रहा। ठीक है, और पुलकेशन द्वितीय जो है इसके साथ हर्षवर्धन ने युद्ध किया 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे, जिसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को बुरी तरह से पराजित किया। और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, और इसने हर्षवर्धन ने कलिंग विजय भी की थी 640 ईस्वी में। ठीक है, अब हर्षवर्धन के हम प्रसिद्ध दरबारी देखते हैं। प्रसिद्ध दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। ठीक है, यहाँ पे बाल भट्ट लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे। बाणभट्ट ये है। विदेशी विद्वान जो है इसका वो है ह्यूनसांग, जो 634 से 644 ईस्वी में हरियाणा में रहा। बौद्ध साधु हैं दिवाकर। प्रधानमंत्री इसका बंढी, जो कि इसका मौसेरा भाई है। सेनापति इसका सिंहनाद है। ठीक है, सेनापति सिंहनाद है। विदेश मंत्री और युद्ध मंत्री इसका अवंती है, और इसका प्रसिद्ध शत्रु जो था वो था शशांक, और घुड़सवार सेनापति इसका क्या था, कंतक। ठीक है, कंतक। हर्षवर्धन ने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी थी, तो हर्षवर्धन ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज, परम भट्टारक और शीलादित्य। शीलादित्य की उपाधि बहुत बार आपसे पेपर में पूछी जाती है, तो शीलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को प्राप्त थी। ह्यूनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम आपसे पेपर में पूछा जाता है सीयूकी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस चीनी विद्वान ने कुरुक्षेत्र का वर्णन किया या थानेश्वर का वर्णन किया, तो ह्यूनसांग। ठीक है, ह्यूनसांग की कौन सी पुस्तक में कुरुक्षेत्र का वर्णन हुआ है। बाणभट्ट की 2 पुस्तक थी, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित जो पुस्तक है इसमें हर्षवर्धन की आत्मकथा, हर्षवर्धन की कथा, उसकी स्टोरी, उसका राज्याभिषेक, सारी चीज़ों का वर्णन हर्षचरित में मिलता है। ठीक है, हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तकें अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन ने एक पुस्तक लिखी है रत्नावली, एक लिखी है नागानंदम, और एक लिखी है प्रियदर्शिका। ये तीनों जो हैं इसके प्रसिद्ध नाटक थे। ह्यूनसांग को उपाधि जो दी गई है, नीति का पंडित ह्यूनसांग को बोला गया है, यात्रियों का राजकुमार ह्यूनसांग को बोला गया, और आधुनिक युग का शाक्य मुनि भी ह्यूनसांग को ही बोला गया है। हर्षवर्धन की धार्मिक तथ्य, अगर हम हर्षवर्धन के धार्मिक तथ्य की बात करें तो प्रारंभ में भगवान शिव का अनुयायी अर्थात हिंदू धर्म को मानता था। बौद्ध साधु दिवाकर से प्रभावित होकर बौद्ध बना, और बौद्ध धर्म की जो 2 शाखाएं बट गई थी, हीनयान और महायान, तो हीनयान शाखा को अनुसरण किया था हर्षवर्धन ने। 643 ईस्वी में 5वीं बौद्ध संगति जो है इसने कराई, और ये बैठक जो है प्रयागराज इलाहाबाद में कराई। ठीक है, इसकी कंप्लीट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किसी बुक में गिवन है, किसी बुक में नहीं गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको मिल जाए तो आपको कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आर्थिक तथ्य देखते हैं हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की आय का मुख्य साधन था भूमि कर। भूमि कर इसकी आय का प्रमुख साधन था, जो उपज का 1/6 होता था, और इसको वसूलने के 3 तरीके थे। एक विधि थी हिरण्यक विधि, दूसरी विधि थी बाघ विधि, तीसरी विधि थी
बलि विधि। हिरण्यक विधि का मतलब है नगद मुद्रा के रूप में राजा को टैक्स देना। भाग विधि का मतलब है अनाज के रूप में राजा को टैक्स देना। और बलि विधि का है राजा को उपहार के रूप में बलिदान कर देना, यानी कि गिफ्ट के तौर पर राजा को टैक्स देना। ठीक है, देखते हैं आगे। हर्षवर्धन की प्रशासनिक इकाई जो थी वो कौन सी थी? भुक्ति जो होता था हर्षवर्धन के शासनकाल में उसको राज्य बोलते थे, और विष जो होता था वो जिला कहलाता था। पाठक या पेठ वो तहसील होती थी, और ग्राम जो होता था वो गांव होता था। तो सबसे बड़ी इकाई भुक्ति होती थी हर्षवर्धन के शासनकाल में, और सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। प्राचीन भारतीय इतिहास में ये अंतिम हिंदू राजा था, अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। ठीक है, जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में क्या क्या होता है वो देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राज्य में राजनीतिक अराजकता का माहौल रहा। तोमर शासक अनंगपाल ने 736 ईस्वी में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब हर्षवर्धन जैसे साम्राज्य छिन्न भिन्न होते चला गया हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, तो 736 ईस्वी तक एक तोमर शासक हुआ कर जिनका नाम था अनंगपाल, उसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसी समय कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जो ग्रहवर्मन था उसके बाद जो यशोवर्मन थे हुए उन्होंने हरियाणा पर अधिकार कर लिया, तो तोमरों को अपने अधीन कर लिया। अब तोमरों ने जो दिल्ली के आसपास हरियाणा का जो क्षेत्र जीता था वो सारा क्षेत्र यशोवर्मन ने तोमरों को हरा करके अपने अधीन कर लिया। यशोवर्मन को कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तिपीड़ ने हराकर फिर से राजनीतिक अराजकता फैला दी। ठीक है, यानी कि जो यशोवर्मन था उसको कश्मीर के शासक ने फिर से पराजित कर दिया और हरियाणा में फिर से अराजकता फैल गई। इसका फायदा हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश को। ठीक है, हरियाणा की राजनीतिक रिक्तता का फायदा उठाते हुए गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज ने हरियाणा पर अधिकार किया। ठीक है, और जिसका प्रमाण जोधका सिरसा से मिलता है। जोधका जो है एक जगह है सिरसा में, वहाँ से इसके प्रमाण मिलते हैं। 795 ईस्वी का शिलालेख इसके साथ। इसके बाद इसका पुत्र नागभट्ट प्रथम हरियाणा का राजा बना, जो इस वंश का संस्थापक भी माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के हरियाणा में संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, किस वंश के बाद आया था? यशोवर्मन, वर्मन वंश के बाद। ठीक है, कन्नौज के वर्मन वंश के बाद। उससे पहले कौन था? तोमर वंश। तोमर वंश से पहले कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी जो राजा था उसका नाम था मिहिर भोज, जो 836 से 885 ईस्वी तक हरियाणा पर शासन किए। और पेहवा कुरुक्षेत्र में जो है, पेहवा कुरुक्षेत्र में जो है उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मिहिर भोज के पेहवा अभिलेख में इसके साक्ष्य मिले हैं। मिहिर भोज के समय पेहवा की प्रसिद्धि घोड़ों के व्यापार के रूप में प्रसिद्ध थी। घोड़ों की व्यापारिक मंडी के रूप में प्रसिद्ध था पेहवा। गुर्जर प्रतिहार वंश शासक महेंद्र पाल को पराजित करके तोमर वंश के राजाओं ने फिर से हरियाणा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर से तोमर वंश के राजाओं ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया, और इस समय इसके संस्थापक थे तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल तोमर। तोमर शासक पीपल राज को चौहान शासक चंदन ने पराजित कर अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इसका मतलब अब तोमरों के बाद कहाँ चला गया? चौहान वंश पे। और इसी बीच एक अरबी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए, और उनमें से एक आक्रमण उसने हरियाणा पर भी किया था। ठीक है, जिसका नाम था महमूद गजनवी का आक्रमण। गजनवी अफगानिस्तान का शासक था और भारत पर 17 बार सफल आक्रमण उसने किए थे। और सर्वप्रसिद्ध जो उसका आक्रमण था वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोमनाथ का आक्रमण था, जो उसने 1025 ईस्वी में किया था। 1914 ईस्वी में उसने थानेसर पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर स्थानेश्वर महादेव, स्थानेश्वर जो है भगवान शिव को डेडिकेटेड है, स्थानेश्वर महादेव की मूर्ति को चुराया और लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति थी उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, किसने? महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में जब थानेसर पर आक्रमण किया तो यहाँ के शासक थे राजा राम। 1021 ईस्वी में तोमर शासक कुमारपाल शासक बना। तोमर शासक कुमारपाल शासक बना, और महमूद गजनवी ने इस पर भी फिर से आक्रमण कर दिया। महमूद गजनवी, मसूद गजनवी का आक्रमण। जैसे महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके पुत्र जो थे उन्होंने राजपाट संभाला, और मसूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया 1037 ईस्वी में, और जो कुमारपाल शासक बने थे उनको पराजित किया और हांसी के किले पर अधिकार कर लिया मसूद गजनवी, जो कि महमूद गजनवी का पुत्र था। अब मसूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र
मायूद गजनवी आक्रमण शासक बना, और मायूद गजनवी ने 1043 ईस्वी में फिर आक्रमण किया और इसने जो है हांसी पर अधिकार कर लिया और इसमें इसकी हार हो गई। ठीक है, तोमर शासकों से के साथ इसने युद्ध किया लेकिन इसकी हार हो गई मायूद की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। कुमारपाल के बाद अनंगपाल द्वितीय शासक बना जो 1051 से 1081 तक रहा और फरीदाबाद में इसने सूरजगढ़ का निर्माण भी किया। और कुमारपाल से यानी कि तोमर शासकों से गद्दी आ गई चौहान शासकों के पास। तो हरियाणा पर चौहान शासकों का अधिकार। संस्थापक अर्णव चौहान 1139 ईस्वी में उपाधि महाराजा धीराज परमेश्वर श्री, ये उपाधि थी अर्णव राज चौहान को। चौहानों की राजधानी प्रारंभ में अजमेर हुआ करती थी और चौहानों की दूसरी राजधानी हांसी हुआ करती थी और इनका प्रतापी राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हांसी को राजधानी बना था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने। हांसी को राजधानी बनाया पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने, याद रखेंगे इसको। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय और एक तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बीच हरियाणा में दो प्रमुख युद्ध हुए जो इस प्रकार हैं। मोहम्मद गोरी जो है गोर इनके अफगानिस्तान का प्रसिद्ध आक्रमणकारी था, शासक था और 1175 ईस्वी में मुल्तान पर असफल आक्रमण इसने किया। हांसी के जाटुआ सरदार का मोहम्मद गोरी से संघर्ष हुआ और गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके दामाद व दास कुतुबुद्दीन ऐबक पर आ गया। ठीक है, अब जो पृथ्वीराज चौहान के साथ इसने युद्ध किया मोहम्मद गोरी ने, वो थे आपके तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी बहुत तरह पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने उस पर दया करके उसको जीवित छोड़ दिया। ठीक है, और इसके जस्ट अगले वर्ष तराइन का दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। ठीक है, जयचंद के षड्यंत्र के साथ। ठीक है, जयचंद ने एक षड्यंत्र रचा। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जिसे मोहम्मद गोरी की दोस्ती हुई और जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था। ठीक है, तो जयचंद ने जो है पृथ्वीराज चौहान से अपना बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी के साथ षड्यंत्र रचा और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनवाया। बाद में जो चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, उस पुस्तक के अनुसार हमें साक्ष्य मिलते हैं कि बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हाथी के पैरों के नीचे जिंदा कुचलवा दिया था। ठीक है, इस तरह से जो है पृथ्वीराज चौहान की समाप्ति हुई और दिल्ली की गद्दी पर 1192 ईस्वी में, दिल्ली की गद्दी पर 1192 ईस्वी में या समस्त भारत की इतिहास में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो कमिंग क्लास में हम करेंगे हरियाणा में दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो सभी लाइक करें, शेयर करें और अपने पेपर की भरपूर तरीके से तैयारी करें। थैंक यू।